हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो गाइस, लास्ट सेट ऑफ वीडियोस में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट फर्स्ट आपको करा दिया था। आज जो हमारी वीडियो बनने वाली है और जो वीडियो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, इट इज़ अ पार्ट सेकंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें थोड़े से क्वेश्चन नॉन मेटल्स के ज़्यादा कॉम्प्राइज रहेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में मेटल्स के थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा हैवी डाल दिया था, इस पोर्शन में नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शंस के भी हैं, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल भी हैं यहाँ पे, जो मतलब मेटल्स की क्या एक्सेप्शंस है या नॉन मेटल्स की क्या एक्सेप्शन है वैसे हैं। तो मेरा नाम है विकास दास, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर जैसे आपको दिख रहा होगा सेकंड पार्ट चल रहा है 16 to 30, क्योंकि फर्स्ट टू 15 हम कर चुके थे ना, सेम केमिकल रिएक्शन की तरह ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of। कहता है कि कॉपर जो है ये अपनी ब्राउन शाइनिंग जो है वो लूज कर देता है। कहता है ये जो अपनी ब्राउन शाइनिंग लूज करता है ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। कहता है किस चीज़ की फॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ होती है। मेरी बात मानोगे, रिएक्शन में घुसोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब उसने बोल दिया ना कि ब्राउन कलर, ब्राउन सरफेस जो है इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस, मतलब ब्राउन सरफेस के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। और जो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग का फॉर्मूला ही बता देता हूँ। असल में इसको बोलते जंग ही है, लेकिन कॉपर में जंग को टार्निशिंग ऑफ कॉपर बोलते हैं। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन है ना आपका, क्या कहते हैं, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर लगता है। क्योंकि कॉपर जो है पानी के साथ भी बराबरी से रिएक्ट करता है और एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ भी करता है। तो ये चीज़ जो है वो ग्रीन कलर की कोटिंग छोड़ देती है कॉपर के ऊपर, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो टार्निशिंग ऑफ कॉपर के नाम से फेमस हो जाती है बाद में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन डन हो गया। 17th क्वेश्चन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अच्छा जी, कुछ खास ज़्यादा बड़ा तीर मारने वाला सवाल नहीं है ये। कहता है कि बताओ मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कहता है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट है रूम टेम्परेचर में, मतलब जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें दैट इज 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, तब ये जो मेटल है तब ये लिक्विड है। कौन सा मेटल है? Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, नहीं। Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, ये भी नहीं। Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, ये भी नहीं। और Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, MERCUR, भाई ये सही आंसर है। मार्क कर देना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मर्क्यूरी इसका सही आंसर है, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर में, मर्क्यूरी सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन देयर मॉल्टन स्टेट। कहता है मॉल्टन स्टेट में मतलब पानी वाली कंडीशन में, एक्वस स्टेट में, कहता है जब इसको हम क्या कहते हैं, इसके क्लोराइड्स बनाते हैं तो उसके बाद इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इसी तरीके की रिएक्शन शो करता है कुछ, ठीक है। सोडियम है, कैल्शियम है, ये आयरन है कि कॉपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। इसका जो आंसर है गाइस, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड में सबसे अच्छे आयनिक कंपाउंड होंगे वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस शो करते हैं यार में। और सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड ना ही Fe है ना ही कॉपर है। कैल्शियम अच्छा आयनिक कंपाउंड है, सोडियम उससे अच्छा आयनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके आंसर है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से टूटते हैं और अच्छा टूटते हैं। तो Na और C इसका अच्छा आंसर है। फर्स्ट और सेकंड देख लो कहाँ दिया है, फर्स्ट और सेकंड डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 18 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई बच्चों वाला लेवल है अभी तक तो। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। कहता है जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। कहता है इसमें से बताओ कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली यही सवाल है। कहता है जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। कहता है इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस है, ठीक है। अब देखो लस्टरस मतलब कि जो शाइन करता है, एक नॉन मेटल है जो शाइन करता है, नाम याद रखना आयोडीन। एक्सेप्शंस में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेप्शंस पे ध्यान देना। आयोडीन जो है इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन 19 का। तो आयोडीन जो है क्योंकि वो शाइन करता है, आप देखोगे ना शाइन करेगा, आप गूगल करके देख लो, यू केम टू नो कि किस तरीके से शाइन करता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट बाय अदर 3 सॉल्यूशंस। अच्छा ये सवाल मैं आपको हिंदी में बताता हूँ पहले, फिर बता दूंगा बाकी लैंग्वेजेस में। अभी देखो क्या सवाल क्या बोला है मेरे को। ये सवाल बोला है कि 3 मेटल दे रखे हैं। पहला दे रखा है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन। कहता है इन चारों में से सबसे जो एक वीक मेटल होगा ना, उसको जो 3 मेटल होंगे बाकी के उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, कहता है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन। मेरी अगर आपको केमिकल रिएक्टिविटी की सीरीज पता हो, उसमें मैंने बताया था प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, ऐसी सीरीज बताई थी मैंने रिएक्टिविटी की। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लीस्ट एक्टिव मेटल है वो यहाँ पर है कॉपर, ठीक है।
तो कॉपर जो है सबसे लीस्ट एक्टिव है, तो मतलब कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा इसको हर कोई मेटल, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, इसको हर कोई मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। और डिस्प्लेस करने के बाद मैग्नीशियम जब इस कॉपर की जगह लेगा कुछ MgCl2 बनेगा, Zn लेगा ZnCl2, Fe लेगा FeCl2, इस तरीके से 3 तरीके के कंपाउंड बनेंगे। लिख देता हूँ MgCl2 क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका बनेगा ZnCl2, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका बनेगा FeCl2, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से जो है ये 3 कंपाउंड बनेंगे और कॉपर जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। 21। अब देखो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं, कंसेप्चुअल है। कहता है 5 मिलीलीटर ईच ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, HNO3 एंड ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 वर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको थोड़ा सा किफ़ायती तरीके से। मैं 3 टेस्ट ट्यूब बनाऊंगा पहले यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड A, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड B एंड ये थर्ड टेस्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड C। इसमें पहले वाले टेस्ट ट्यूब में गाइस आपको दे रखा है उन्होंने 5 ml दे रखा है आपको HCl, ठीक है, कंसनट्रेटेड 5 ml कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में आपको गाइस दे रखा है, ठीक है, सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में आपको दे रखा है, ठीक है, 5 ml कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। और थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में आपको गाइस दे रखा है, ठीक है, 15 ml HCl कंसनट्रेटेड और प्लस 5 ml HNO3 मिक्स करके, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड है, ठीक है। कहता है इन तीनों टेस्ट ट्यूब को नाम दे दिया मैंने A, B और C। ये चीज़ इसने बोली, यही चीज़ बोल रहा है A, B और C। कहता है स्मॉल मेटल एक डाला, कहता है एक छोटा मेटल का टुकड़ा डाला उसमें, कहता है वो मेटल का टुकड़ा जो है ठीक है, कहता छोटा मेटल का टुकड़ा डाला, कहता है इस टेस्ट ट्यूब में वो जो मेटल का टुकड़ा डाला और इस टेस्ट ट्यूब में वो जो मेटल का टुकड़ा डाला, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में उस मेटल के टुकड़े का कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में इस मेटल के टुकड़े का कोई असर नहीं हुआ, मेटल वैसा ही रहा। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब में जब वो मेटल का टुकड़ा डाला, मेटल का टुकड़ा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया। कहता है ये बताओ कि क्या चीज़ हुई। कहता है डिसॉल्व हो गया टेस्ट ट्यूब C में, कहता है मेटल कुड भी। कहता बताओ कौन सा मेटल हो सकता है। अच्छा, सबसे पहली बात, तीसरे टेस्ट ट्यूब में था क्या, 15 ml HCl और 5 ml HNO3। अभी लास्ट वीडियो में सवाल कराया 15 ml HCl और 5 ml HNO3, दोनों को मिक्स किया, दोनों की रेशियो निकालोगे तो दोनों कंसनट्रेटेड की रेशियो आएगी 3:1। क्या ये रेशियो देखी नहीं लग रही? किसकी है रेशियो? बिल्कुल सही, एक्वा रिजिया की। एक्वा रिजिया जो है, एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो गोल्ड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, गोल्ड को साफ करने में हेल्प करता है। यहाँ पर जहाँ गोल्ड ऑप्शन है, तो ये जो मेटल है क्योंकि ये पिघला है और ये सॉल्यूशन अगर एक्वा रिजिया तो सिर्फ गोल्ड को ही पिघलाएगा, तो गोल्ड सही आंसर है AU, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर से देख लो, अगर देखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जैसी आपकी मर्जी। पर ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो ठीक करके आने का, ठीक करना है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents। कहता है इसमें से कौन सा alloy है जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेटल के साथ साथ एक नॉन मेटल भी है, मतलब इसमें मेटल तो बनता ही बनता है लेकिन नॉन मेटल भी है। एमलगम जो होते हैं वो मर्क्यूरी के अलॉय होते हैं, मर्क्यूरी मेटल होता है। गन मेटल में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन कुछ भी यूज हो सकता है। ब्रास में आपका जो है कॉपर और टिन यूज होता है। स्टील में आपका आयरन यूज होता है, बिल्कुल सही। निकल यूज होता है, बिल्कुल सही। क्रोमियम यूज होता है, बिल्कुल सही। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन यूज होता है, और कार्बन जो एक नॉन मेटल है, तो इसी वजह से स्टील इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आपको समझ आया हो। Which among the following alloys contain mercury as one of its constituents। अब अलॉय देखो, अलॉय के ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अलॉय आपको पता होना चाहिए कि अलॉय जो होते हैं ऐसे मिक्सचर होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिक्स करके बने हों, या इसमें नॉन मेटल का कॉन्स्टिट्यूंट भी कोई ना कोई हो, ठीक है। तो कहता है इसमें से कौन सा अलॉय जो है वो मर्क्यूरी का होता है। मर्क्यूरी का जो अलॉय होता है उसके नाम के आगे हमेशा एमैल्गम लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मर्क्यूरी का जो भी अलॉय होगा ना बच्चों, मर्क्यूरी का जो भी अलॉय होगा, इसके नाम के आगे हमेशा एक शब्द लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड एमैल्गम, ठीक है। तो मर्क्यूरी के अलॉय के साथ एमैल्गम, तो यहाँ जिंक का एमैल्गम लिखा है, तो मर्क्यूरी का सवाल पूछा तो डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 डन। 24 पे आ गए हैं। कहता है रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स x एंड y रिजल्ट्स इन द कंपाउंड z whereas x loses electron y gains the same, which of the following property is not shown by z। ठीक है जी, सवाल मेरे पे आ गया पूरा का पूरा समझाने के लिए। अच्छा सवाल है। कहता है एक ऐसा एलिमेंट है x, कहता है x और y के बीच में रिएक्शन हुई और एक z कंपाउंड बना। कहता है x ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और y ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। बताता हूँ क्या हुआ। कहता है x नाम का एक एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और y नाम का एक एलिमेंट था, इसने एक इलेक्ट्रॉन वही वाला गेन किया, और वो वाला इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और आगे जाके इसने कंपाउंड बनाया z जो x और y के जोड़ से बना था। समझ रहे हो। तो देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और लूज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है और जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग ना, आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन लूज में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड है तो इसमें से अब Z जो कंपाउंड बना वो एक सॉल्ट होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z। कहता है इसमें से कौन सा Z प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। Z को देखो क्या है, Z सॉल्ट है, तो सॉल्ट इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। जाहिर सी बात है एक मेटल होगा, जाहिर सी बात है एक नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने लूज किया, तो ये मेटल, ये नॉन मेटल, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। कहता है इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता है यहाँ पे। कहता है हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑप्शन गलत है, तो ये इसका सही आंसर है सी, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि Z जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, हाई होता है, ठीक है ना। सॉल्ट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बाकी वाले रीड करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को या आपको भी, क्योंकि क्लैरिटी रखो कंसेप्ट में। तो ये वाला ऑप्शन सीधे बी वाला क्लियर कर दे, आप मार्क कर देते तो आपका सही हो जाता, ठीक है। चलिए जी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर x28, y286 एंड z281, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है इसमें से बताओ। कहता 3 एलिमेंट दे रखे हैं। क्या बोलता भैया? कहता 3 एलिमेंट दे रखे हैं बाबू मोशाए, 3 एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक x जो है इसको दे रखा है इन्होंने 28। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, दिस इज नियॉन। क्या कर सकता हूँ अब याद है तो। y जो है y का 286, अच्छा 286 है, 2 8 10 10 से 6 16 16 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं गाइस? सल्फर के। अब नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है, सल्फर एक नॉन मेटल है। अब बात करते हैं Z की। Z जो है वो उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब 281 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम, ठीक है, सोडियम। और सोडियम जो है ना बच्चों, सोडियम एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, और ये एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस बोल सकते हैं, ठीक है। NGO नहीं लिख देना, NG नोबल गैस, ठीक है। कहता है इसमें से कौन सी बात सही है। कहता है Y एक नॉन मेटल है, हाँ Y एक नॉन मेटल है, सही है, लेकिन Y एक मेटल नहीं है। X एक मेटल नहीं, X एक मेटल है, X एक मेटल है, X एक मेटल ना, X नोबल गैस है। Z नॉन मेटल है, Z नॉन मेटल नहीं है। Y एक नॉन मेटल है, हाँ Y सल्फर है, नॉन मेटल है, और Z एक मेटल है, हाँ सोडियम मेटल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन का आंसर है डी, मार्क कर लो। ये तो आया ही होगा तुम सबको, इतने अच्छे से पढ़ रखा है आप सबने कंसेप्ट, इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ रखे। अच्छा आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना यार। पता क्या अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स पूछते हो ना, या डाउट्स पूछते हो या कमेंट्स करते हो, थोड़ा सा प्रेस करते हो वर्क का, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और काम करने में और जुनून आ जाता है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो क्या होता है। कहता है मेटल जो है ना बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, सीधी सी बात है, फितूर है, मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ये चीज़ याद रखना। और लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बनाते हैं, एसिडिक भी बनाते हैं और बेसिक भी बनाते हैं। उस तरीके के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं M4। इस तरीके के ऑक्साइड को जो एसिड और बेसिक ऑक्साइड दोनों बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। थोड़ा सा देख लेना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से एक ही बना सकता है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। एल्यूमिनियम बना सकता है, ठीक है, जिंक बना सकता है,
एक्सेट्रा। ये दो याद रख लो, क्वेश्चन में इन दो के अलावा ही कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। तो यहाँ पर जिंक ऑप्शन दे रखा है, जिंक को मार्क कर लो। कॉपर एम्फोटेरिक नहीं बनाता है, ठीक है यार, इसमें कॉपर बेसिक बनाता है, कैल्शियम जो है वो भी बेसिक बनाता है, सोडियम बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर है जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से मेटालिक क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बना देगा और बेसिक ऑक्साइड भी बना देगा। कहता है जनरली नॉन मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ये सवाल का मतलब है इसके। कहता है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नहीं करते हैं। कहता है लेकिन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है नॉन मेटल में। आंसर ग्रेफाइट। सीधे बताता हूँ, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसकी जो ग्रेफाइट, जब आप पेंसिल की लेड देखोगे ना, जो आपने पेंसिल पकड़ी होगी, कभी पेंसिल देखी होगी, उसकी लेड होती है, दैट इज ग्रेफाइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा हाउ ए ग्रेफाइट वर्क्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। अब देखो कहता है इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है इसका एक कोटिंग होती है ना, कहता है इसमें से बताओ कौन सी कोटिंग यूज करते हैं वो इंसुलेशन करने के लिए। लेड जो है ये खराब कोटिंग है, ये यूज नहीं करते। ग्रेफाइट खुद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेड भी करता है, तो ये नहीं करेंगे। पीवीसी जिसकी फुल फॉर्म है पॉली, एक सेकेंड, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये पीवीसी की ना फुल फॉर्म आ गई आपकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी जो है वो इंसुलेशन मटेरियल के काम आती है। आप देखोगे घर की तारें जो होती हैं उसके इर्द गिर्द तारों को आगे पीछे, जैसे तार है वाइट वाली, इसके आगे पीछे ब्लैक कलर की पीवीसी लगी हुई है, या पीवीसी पाइप्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं करती हैं। तो पीवीसी इसका सी आंसर है सही, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड। सीधे सीधे आंसर कहता है इसमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। बताओ मैं, ठीक है बता देता हूँ। इसका आंसर आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। ब्रोमीन का कलर भी बता देता हूँ, क्या पता ब्रोमीन का कलर पूछ रहे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ये, जो ग्लो करता है थोड़ा थोड़ा। तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन, याद रखना। बाकी इसमें से कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो लिक्विड स्टेट में हो, सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। 30th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। कहता है इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन अंडरगो करेगा, मतलब कौन सा केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। मेरे को ये चीज़ बतानी है यहाँ पे, ठीक है। MgSO4Zn, देखो ध्यान से, एज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन Zn, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज वाली वीडियो देख लो मेरी, केमिकल रिएक्शन पार्ट फर्स्ट। Zn और Fe, एज Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe, ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देन कैल्शियम एंड Pb, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन Pb, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इट विल फॉर्म AlSO4 + Cu। ये चीज़ रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि डी इकलौती ऐसी रिएक्शन है यहाँ पे जो बच्चों पॉसिबल हो रही है। और इसने यही तो पूछा है कि बताओ कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डी वाली रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, तो डी ऑप्शन सही है आंसर है। तो अगर आप डी मार्क करोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा और आपका जेके एसएस में सिलेक्शन पक्का हो सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के 15 MCQs मोर। फर्स्ट पार्ट में 15 थे, आज 15 थे। आता हूँ आपको नई एक वीडियो लेके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कैसा लगा आपको, क्या आपको लेक्चर सही लग रहा है, कुछ चेंजेस करनी चाहिए या कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने चाहिए, या क्या आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही है अपने दोस्तों को जो सही राह दिखाए, ठीक है। तो ये सही वीडियोस हैं तो उनको दिखाओ ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।